हेलो फ्रेंड्स। मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, मोदी जी ने रविवार को क्या भाषण दिया कि पेट्रोल डीजल सोच समझ के खर्च करें, अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें, विदेशी यात्राओं पे ना जाएं। मोदी जी का यह भाषण देना था और बड़े ही बेदर्दी के साथ सोमवार और मंगलवार को भारत का स्टॉक मार्केट टूटा। दोस्तों, विश्व के कहीं भी किसी भी स्टॉक मार्केट में इतनी बेदर्दी से इन्वेस्टर्स ने मार्केट को नहीं तोड़ा जितनी बेदर्दी के साथ में भारत के स्टॉक मार्केट को पिछले 2 दिन से इन्वेस्टर्स जो है पटक रहे हैं, पटक नहीं दे रहे। बुल्स पूरी तरीके से धराशायी है, बियर जो है वो हावी है और बियर आगे ना जाने कितने दिन तक हावी होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दोस्तों, आज भी 436 पॉइंट निफ्टी टूटा है। सेंसेक्स 1450 पॉइंट के आसपास में टूटा है और मैंने वर्ल्ड मार्केट पूरा चेक किया। अभी 9:40 हो रहे हैं रात के। अभी तक मुझे कोई भी दूसरा बड़ा मार्केट इतनी बेदर्दी के साथ में इतनी बुरी तरीके से टूटा हुआ नजर नहीं आया। और ये सिर्फ आज ही नहीं टूटा, ये कल भी टूटा। तो अब सवाल ये उठता है कि पिछले 2 दिनों से इतना मैसिव डाउनफॉल इंडियन स्टॉक मार्केट में क्यों हो रहा है। दोस्तों, लोग अब दबी जबान में कहने लगे हैं कि मोदी जी कहीं सिग्नल तो नहीं दे रहे हैं कि कैपिटल कंट्रोल इंडिया में आ सकता है। अब आप पूछोगे कैपिटल कंट्रोल का अर्थ क्या है। कैपिटल कंट्रोल का अर्थ यह है कि जैसे आप अभी निर्बाध रूप से पैसा देश के बाहर लेके जा सकते हो। भारत सरकार ने आपको इजाजत दी है कि $2 लाख तक पैसा आप भारत से लेके जा सकते हो, बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए दे सकते हो। मतलब $2 लाख जो है हर साल बाहर जा सकता है। यदि कैपिटल कंट्रोल लग गया तो आप ये पैसा जो है इतनी निर्बाध रूप से जो है नहीं लेके जा पाएंगे, इस पे रोक लग जाएगी। ठीक है, मैं पैनिक नहीं फैला रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि कैपिटल कंट्रोल आने वाला है। मैं ये बोल रहा हूं कि मोदी जी ने जो भाषण दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि सोना 1 साल तक ना खरीदें, विदेशी यात्राओं पे ना जाएं, इससे एक सिग्नल ऐसा इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। मैंने आज 2-4 लोगों से बात की और उन लोगों का ये कहना है कि ऐसा एक अंदेशा या संदेश जा रहा है कि भारत का यदि इंपोर्ट बिल कम नहीं हुआ, क्योंकि सोना हम नहीं, हमारे देश में नहीं होता है, ऑयल भी हमारे देश में नहीं होता, मोदी जी ने आपको बता ही दिया वो पहले। तो भारत का यदि इंपोर्ट बिल बढ़ता ही रहा, घटा नहीं, तो हो सकता है कि मोदी जी को ड्रास्टिक स्टेप्स ले। और ये ड्रास्टिक स्टेप्स के आप कह लीजिए कि अंदेशे में कि ऐसा लग सकता है, मार्केट ने पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि क्या कैपिटल कंट्रोल वाले युग में हम जा सकते हैं वापस। मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम दिख रही है, ना के बराबर है। कैपिटल कंट्रोल भारत जैसा मैसिव इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी वाला राष्ट्र जो है, ये यदि लगाएगा तो आप समझिए कि ये तभी संभव है जब मैसिव रूप से हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में, बुनियादी संरचना में कुछ बड़ा आप कहिए कि प्रहार हुआ है। ठीक है, और ये प्रहार हम एक तरीके से देख भी रहे हैं कि हो भी रहा है। एफआईएस जो है वो धीरे धीरे भारत से पैसा निकाल रहे हैं। लगभग 2 लाख करोड़ वो निकाल चुके हैं साल के, आप कह लीजिए कि शुरू के 4-4.5 महीने में। आगे आने वाले दिनों में एफआईएस क्या करेंगे, इसके ऊपर में एक काफी सारी जो है वो जगहों पे चर्चाएं चल रही हैं। एफआईएस का कहना है कि भैया इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो एफआईएस के फेवर में नहीं है। ठीक है, आप ये समझिए भारत एकमेव राष्ट्र है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लेता है और यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगा हुआ है। तो दोनों तरफ से आप माल बेचते हो, प्रॉफिट लेके जाते हो या लॉस लेके जाते हो, तो एसटीटी आपको देना ही है। प्रॉफिट लेके जाओगे तो उसके साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आपको देना है। तो इससे प्रॉफिट जो बन रहा है वो बहुत कम बन रहा है। जिस बनस्पत में कैपिटल डाल के रिस्क उठा रहे इन्वेस्टर्स, उसके अनुपात में जो है प्रॉफिट ज्यादा नहीं बन पा रहा, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर जो है
वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट जा रहा है इन्वेस्टर्स के, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए तो दोहरी मार है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे गिरता चला जा रहा है। अगर आप डॉलर के टर्म्स में देखो तो एफआईएस कंटिन्यूसली लॉस बना रहे हैं इस देश में, ठीक है। पिछले साल भी बनाया, इस साल भी बना रहे हैं अभी तक। तो इस कारण से एफआईएस का रुझान जो है वो भारत से अलग हटके कोरिया, ताइवान, जापान इस तरीके के मार्केट्स में हो गया, जहां पे इनोवेटिव कंपनीज हैं, जहां पे कंपनीज ऐसी हैं जो सेमीकंडक्टर के फील्ड में, चिप्स के फील्ड में, एआई के फील्ड में काम करती हैं। माफ कीजिएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि एफआईएस की बेरुखी जो है, इसने भी कहीं ना कहीं अंदर से हमारे पॉलिसी मेकर्स को जो है वो विचलित कर दिया। ये वही पॉलिसी मेकर्स हैं, ये वही नेता हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमको एफआईएस की जरूरत नहीं है, हमारे देश में डीआई जो है वो इतना स्ट्रांग हो गया। तो एफआईएस ने अंगूठा दिखा दिया। अब डीआईएस क्या कर रहे हैं, यदि आपने कल का न्यूज पढ़ा होगा तो उसमें छपा है कि एसआईपीज जितनी नई आ रही हैं उससे ज्यादा एसआईपीज बंद हो रही हैं। ये भी अपने आप में एक कह लीजिए कि अनोखी घटना है। तो जो एफआईएस बिकवाली कर रहे थे उसको डीआईएस सोख रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे उस सेलिंग को। अब अगर ये डीआईएस भी हट जाएंगे तो इस सेलिंग को कौन एब्जॉर्ब करेगा? देखिए मीडियन अगर वैल्यूएशन निकालते हैं, अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि इंडिया का जो मार्केट है, इसका जो अर्निंग मल्टीपल्स है, पी जिसको बोला जाता है, वो 15 से 18 के बीच में रहता है, ठीक है। आज की डेट में मार्केट गिरने के बाद भी ये 19 के ऊपर है। 1 ईयर फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं मैं। आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, जो इतने सालों में मैंने समझा है कि स्टॉक मार्केट्स कैसे फंक्शन करते हैं, इंटरनल प्लम्बिंग जो है स्टॉक मार्केट की वो कैसे होती है। देखिए दोस्तों, अभी ये मई का महीना है, जून एंडिंग होने तक आप ये समझ लीजिए कि सारी कंपनीज के रिजल्ट आ चुके होंगे, जून फर्स्ट वीक तक नहीं आ जाएंगे। और सारी कंपनीज के बोर्ड जो हैं, सॉरी ऑफिशियल जो हैं, वो तैयारी करना शुरू कर देंगे एनुअल जनरल मीटिंग की। और आपको मालूम है कि एजीएम के पहले हर कंपनी के ऑफिशियल को जो है, जो सीईओ जो है, उसको बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन देना रहता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो जून, मिड जून से आप ये देखेंगे कि इंडिया के जितने भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, इनके जो ऑफिशियल्स हैं, सीईओ हैं, सीएफओ हैं, ये तैयारी करना शुरू कर देंगे कि बोर्ड मीटिंग में जो एजीएम के पहले होती है उसके अंदर में हमने क्या बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना है, हम केपेक्स कैसा करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कितना करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या रीजन देंगे। अगले 1 साल की प्लानिंग जो है, उसका जो लेखा जोखा है, उसकी तैयारी जो है ये जून, मिड जून से शुरू हो जाती है। मिड जुलाई से आपको एजीएम एक एक करके आने शुरू हो जाएंगे और उसके पहले बोर्ड मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो मिड जून से लेके मिड जुलाई के बीच में मार्केट आपको ये बता देगा कि हमारा इंडिया का जो कॉर्पोरेट है, इंडिया इंक जिसको बोलते हैं, ये कितना ज्यादा गंगो है इंडियन इकोनॉमी पे। हमारे पॉलिसी मेकर्स कुछ भी जीडीपी ग्रोथ फ्रोथ बताते रहे, जो सही मेजर है वो है इंडिया का कॉर्पोरेट, कि वो कितना कैपेक्स की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि अगर प्रॉफिट बनना दिख रहा है उसको तो जरूर केपेक्स की प्लानिंग करेगा, परंतु यदि उसको दिख रहा है कि डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो वो नई फैक्ट्रीज क्यों लगाएगा, क्यों केपेक्स करेगा। तो हमेशा आपको कॉर्पोरेट्स के केपेक्स प्लानिंग जो है उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए। तो मिड जून से शुरू हो जाएगा। अब हमारे जैसे लोग जो हैं वो क्या करेंगे, इन्वेस्टर लोग, वो ध्यान रखेंगे कि एनालिस्ट लोग जो हैं वो किस तरीके की रिपोर्ट्स जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारी इंडिया में कंपनीज है, जैसे एक कंपनी है अल्फा इंसाइट करके, एक है एसएलजी, जीएलजी।
ये क्या करते हैं, इसके अंदर में अलग अलग फील्ड के बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और यदि आपको इनसे कुछ बात करनी है तो 1 घंटे के 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। 2 लाख रुपए मिनिमम, ठीक है। और साल का इनका फीस है 15-15, 20-20, 10-10 लाख रुपए। आप लोग मेरे 15,000 की फीस के लिए बोलते हो बहुत ज्यादा है, बट आपको मालूम नहीं है कि मार्केट में क्या फीस चल रही है। यहां आप 2 लाख रुपए देके इनसे पूछोगे, जैसे मान लीजिए आप स्टील सेक्टर के बारे में जानना चाहते हो कि हमारी स्टील कंपनी जो है वो क्या केपिक्स कर रही है, उनकी प्लानिंग क्या है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने पे ध्यान हो रहा है। तो ये जो कंपनीज है, जैसे अल्फा इंसाइट आपको मैंने बताया, इसके अंदर में कोई बैठा रहेगा, टाटा स्टील का रिटायर्ड डायरेक्टर है ना, परचेज का जनरल मैनेजर, इस टाइप के लोग बैठे रहेंगे जिनको इन एंड आउट मालूम है स्टील इंडस्ट्री का या कंपनी का, और ये अपने 30-35 साल 25 साल के एक्सपीरियंस से आपको जो है इनसाइट देंगे, और उसी के पैसे ये लोग लेते हैं। और बहुत सारे जो हैं ये कंसल्टेंट, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, ये पीएमसी का भी काम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी करते हैं। तो इनके पास में एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रहती है कि इंडियन कॉर्पोरेट क्या कर रहा है। और ये जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स हैं, चाहे मोतीलाल हो, चाहे आनंद राठी हो, या फिर ये कह लीजिए कि इंडिया में इतने सारे एचएनआई और फैमिली ऑफिसेस का जो एक तरीके से आप कह लीजिए कुकुर मुत्ते की तरह जो ये छा गए हैं, फैल गए हैं, ये सारे लोगों के पास में पैसा तो है पर एक्सपर्टाइज नहीं है। तो एक्सपर्टाइज के लिए ये कांटेक्ट करते हैं इस तरीके की फर्म्स को, 2 लाख 2.5 लाख रुपए देके 1 घंटे की बात करने के लिए, ठीक है। और फिर वहां से जो उनको इंफॉर्मेशन मिलता है उसके बेसिस पे ये अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो मिड जून से मिड जुलाई तक के बीच का समय जो है मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये मिड जून से मिड जुलाई के पहले ही यानी मई में पूरी तरीके से टूटना शुरू हो गया। और ये टूटने का बहुत बड़ा एक रीजन है हमारे मोदी जी जो है, इन्होंने इस तरीके की बातें कर दी कि इन्वेस्टर्स अभी से पैनिक होने लग गए। ये जितने कॉर्पोरेट्स हैं ये भी सोच विचार में पड़ गए कि भाई हमको डीजल पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ऐसी डिमांड ना करनी चालू कर दें कि रिफाइनरीज को आप बोलें कि वो पेट्रोल कम रिफाइन करें, डीजल ज्यादा करें, क्योंकि आपको मालूम है पूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है वो डीजल पे चलती है, पावर पे चलती है। तो हो सकता है कि भैया आगे आने वाले दिनों में डीजल पे हमारी रिफाइनरीज ज्यादा फोकस करें, पेट्रोल पे कम करें। तो कुछ भी हो सकता है, मालूम नहीं। मोदी जी के भाषण ने इतने सारी एवेन्यूज, इतने सारे रास्ते खोल दिए हैं क्वेश्चन मार्क्स लगा के, कि जिसके आंसर लोग ढूंढ रहे हैं। और चूंकि वो कंफ्यूज है इसलिए डर के मारे, कंफ्यूजन में कोई भी आदमी मार्केट में बना नहीं रहना चाहता, वो अपना माल बेच रहे हैं। परंतु दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि 140 करोड़ का देश है। यहां 3%, 4%, 5% तो जीडीपी ग्रोथ ऐसी मिलता है। 140 करोड़ लोग जो हैं ये जो खरीदते हैं, काम करते हैं, तो 4-5% का जीडीपी ग्रोथ जो है ये कहीं नहीं गया। मेहनत है 5% के ऊपर का, 5% के ऊपर का जीडीपी ग्रोथ आप ला पाते हो कि नहीं ला पाते हो, वही किसी भी सरकार के सफलता को, उसकी एफिशिएंसी को नापता है। तो अब ये बहुत बड़ा एक कह लीजिए द्वंद हो गया मोदी सरकार के लिए कि जब रुपया गिर रहा है और गिरता ही चला जा रहा है, और हमारे विदेश मंत्री से लेके हमारे जेम्स बॉन्ड जो है डोवाल साहब पूरे विश्व के भ्रमण करके आ गए, और ऐसा लग रहा है कि कहीं भी गिरते हुए रुपये का निदान शायद ना मिले, उससे भी इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा घबराए हुए। और इस सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि इस गिरते हुए रुपये को कैसे संभाले। तो दोस्तों चुनौतियां बहुत सारी हैं, और मोदी जी के भाषण ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, ठीक है। अब इन चुनौतियों में भारत सरकार इन चुनौतियों से कैसे सामना करती है, इस पे सारे इन्वेस्टर्स की निगाहें हैं। इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या इस सरकार के पास में कोई प्लान बी है, क्या इनके पास में कोई प्लान है भी क्या, बी और सी तो छोड़ दीजिए, कोई प्लान है क्या। क्योंकि ये 2014 के बाद से पहली बार भारत सरकार के एफिशिएंसी की टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट हो रहा है।
क्योंकि अभी तक ऑयल के दाम बहुत कम थे, $80 के, $70 के नीचे ही मिले हैं इन 11 सालों में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक लंबे पीरियड के लिए हम देख रहे हैं कि $100 के ऊपर जो है वो ऑयल के प्राइसेस, क्रूड के प्राइसेस चले गए। तो ये पहला टेस्ट है मोदी सरकार का। देखते हैं इस टेस्ट में मोदी सरकार कितनी सफलता के साथ में जो है वो स्कोर करती है। यदि वो स्कोर अच्छा नहीं करेगी तो उसका रिफ्लेक्शन आपको मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे नजर आएगा। अभी तो दोस्तों सिर्फ 23,300-400 पे ही हम आए हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं टूटे हैं। ठीक है, कोरोना के बाद से एक तरफा हमने उछाल देखी है और उस उछाल में अभी थोड़ा सा ये कह लीजिए कि 1 साल से थोड़ी सी रोक लगी है। पर ये रोक कितने दिन रहेगी, ये नीचे गिरना जारी रहेगा कि ये यहाँ से रिबाउंड मारेगा, ये आगे आने वाले दिनों में मोदी सरकार इन चैलेंजेस से कैसे मुकाबला करती है, गिरते हुए रुपये को कैसे रोकती है, देश के अंदर में डीजल पेट्रोल कैसे इंश्योर करती है कि मिलता रहे, देश के अंदर में एलपीजी मिलता रहे, ये कैसे इंश्योर करती है, देश के अंदर में फर्टिलाइजर। अभी तो देखिए जो खरीफ की फसल आएगी इसके लिए सफिशिएंट फर्टिलाइजर है, पर क्या जो रबी की फसल जो बुआई होगी ठंडी में उसके लिए हमारे पास में फर्टिलाइजर है क्या, ये एक सवाल है। तो उसको कैसे इंश्योर करती है, ये सारी जो चीजें हैं ये तय करेगी रूप और रेखा आगे आने वाले दिनों में भारतीय मार्केट, स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा उस पर। दोस्तों मैं 18 मई को एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। उस पेड वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहां निवेश कर रहा हूं। यदि आप लोग उस पेड वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। वीडियो की फीस है 1,500 रुपए। यदि आप दे सकते हैं तभी आप संपर्क करें, क्योंकि आपका समय और मेरा समय, दोनों का समय बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। ओके, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए यदि आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे पेमेंट करना है और उसके बाद कैसे आपको वीडियो मिलेगा। दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।